बता रहे थे कि बंगाल में सीटों की स्थिति बहुत दिलचस्प तरीके से बदल रही है। 184 मतलब हम कह सकते हैं जो पहले 160-70 के बीच में बीजेपी थी, वो अब 180 के आसपास बीजेपी ऑन एन एवरेज चल रही है अभी। और तृणमूल कांग्रेस 100 के आसपास घट रही है। तो 120 से अब वो 100 के आसपास पहुंच रही है। टीवी के उधर लगातार ऑन द अप है। असम में बीजेपी सरकार बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन रही है। मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा है, ऐसे समय में आप आए हैं। हाँ, निश्चित रूप से असम, बंगाल, पांडिचेरी जो तीनों हम लोग उम्मीद कर रहे थे पार्टी लेवल पे, वो तीनों ही जगह हम लोग आ रहे हैं और अच्छा मेजोरिटी से आ रहे हैं तीनों जगह में, तो अच्छा दिन तो है। अच्छा, बीजेपी में बंगाल में इतनी बड़ी जीत क्या बीजेपी देख रही थी? यस, हम लोग को जो अपना फीडबैक था उसमें हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 170-180 तो आएगा ही। और हमको लग रहा है कि अभी जो जिस ढंग से काउंटिंग चल रहा है, मैं भी इससे भी बढ़ जाए, लेकिन 170-80 तो श्योर शॉट हो गया अभी तक के काउंटिंग में। हाँ, अभी तक के रुझानों के अनुसार तो साफ लग रहा है कि उतना आएगा। हाँ हाँ, तो जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो सही हो गया। देखिए, वहां पर क्या है ना कि जनता के बीच में एक मोमेंटम था। और जब मोमेंटम होता है ना तो वो एक तरफा ही होता है, फिर रिजल्ट एक तरफा देता है। वो अगर हमको नहीं देता तो उसको उतना मिलता है। इसलिए ये मोमेंटम जनता का मोमेंटम है और जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। बीजेपी सामने थी, बीजेपी को वोट दिया, एक मौका दिया है बीजेपी को और हम काम करके दिखाएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर आपने जिस तरह से फोर्स का इस्तेमाल किया, जितनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, सीआरपीएफ उतार दिए, प्रधानमंत्री वहाँ पर बहुत सारी रैलीज उन्होंने कर दी, गृह मंत्री वहाँ कैंप कर गए, अगर इतने प्रयास नहीं होते तो शायद बीजेपी को ये सफलता नहीं मिलती। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है और पिछले चुनाव में भी हमने जंप किया था 2021 में, 77 तक हम पहुंचे थे। तो बहुत सी चीज़ों का उस समय में ही एनालिसिस हो गया था कि कहाँ कहाँ हमारी वीकनेस रही है, कहाँ कहाँ हमारी कमजोरी रही है। एक सबसे बड़ी कमजोरी वहाँ पर ये थी कि वहाँ जो गुंडा राज था टीएमसी के कार्यकर्ताओं का, वो जो भय का वातावरण, वोटर को धमका देते थे वोट डालने नहीं जाना है, आप वोट पड़ जाएगा आपका। और कलकत्ता और सब महानगरी में ये हो रहा था और हम तो साक्षात जानते हैं, मेरे परिचित लोग हैं, नहीं जाते थे वोट डालने। तो वो जो माहौल था, फिर गुंडा लोग, फिर जो बीजेपी का कार्यकर्ता उसको धमकाने का काम, तो ये जो सारा चीज़ था। तो इस बार पार्टी ने सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके और बहुत पहले से स्ट्रेटजी बना करके, अभी नहीं चुनाव के समय में पार्टी एक्टिव हुई ऐसा नहीं, बहुत पहले से एक्टिव हो गई थी। और सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी स्ट्रेटजी बना करके और हर चीज़ का निराकरण किया। और शायद ये उसी का परिणाम है जो सामने आ रहा है। यस, ऑफ कोर्स। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 170 प्लस आंकड़े जाते हुए दिख रहे हैं बीजेपी के बंगाल में, आपके बिल्कुल पड़ोस का स्टेट, जहां पर अगर ये परिवर्तन होता है तो उसकी आंच, या हम कह सकते हैं उसका असर यहाँ झारखंड और बिहार पर भी पड़ने की उम्मीद है। मित्तल जी से हम इसके बारे में समझेंगे कि यहाँ पर उसका कोई असर होगा क्या। और दूसरा कि जो सबसे अहम बात है कि पूर्वी प्रदेशों में एक झारखंड है और एक बंगाल था जहाँ पर कि बीजेपी गैर भाजपा सरकार थी। अगर बंगाल से वो सरकार चली जाती है तो झारखंड इकलौता प्रदेश रह जाएगा। झारखंड की सरकार पर इसका कितना दबाव होगा प्रेम मित्तल जी? देखिए, बंगाल की जीत हमारे लिए बहुत मायने इसलिए रखती है कि पहली बार हमारा तो वहां विधायक नहीं रहता था, पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आ रही है और पूर्ण बहुमत, अच्छे बहुमत के साथ आ रही है। हाँ। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी माने उपलब्धि है। बंगाल, झारखंड में तो हम कई बार सत्ता में रहे हैं, आज के डेट में नहीं है, अभी चुनाव में देरी है। चुनाव के समय में फिर से जो भी यहाँ की तैयारी होगी, स्ट्रेटजी होगी, हमारा नेतृत्व तय करेगा।
लेकिन हम इस सरकार के, झारखंड सरकार की जो कमियां हैं, जो कठिनाइयां जनता की है, पानी का हो, बिजली का हो, सारी चीज़ों का, कानून व्यवस्था का हो, हम सड़क पर आकर के लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के नेतृत्व में ये लड़ाई हमारी जारी है और आने वाले समय में भी जारी रहेगी। अभी तो हम विपक्ष में हैं, तो हम जनता की कठिनाइयों को सामने लाएंगे और उसके लिए सड़क पर लड़ेंगे। चलिए, ये बहुत अहम है और हम आपको बता रहे हैं कि बंगाल की सियासत में एक बात जिस पर कि आपकी राय बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, वो ये है कि असम हो या बंगाल हो, यहाँ पर घुसपैठिए का जो मुद्दा है वो आप लोगों ने बड़े जोर शोर से उठाया। ये आप झारखंड इलेक्शन में भी आपने करने की कोशिश की, लेकिन झारखंड में ये मुद्दा नहीं बन पाया। थोड़ा बहुत बिहार के कुछ इलाकों में बना ज़रूर, लेकिन बिहार में भी ये बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। क्या अब पूर्वी प्रदेशों में घुसपैठियों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? क्या इसको लेकर झारखंड में सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है? देखिए, झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। यहाँ घुसपैठियों का मुद्दा, ठीक है, चुनाव में उसका जो भी रिजल्ट सामने आया, चुनाव में भी हमने इसे मुद्दा बनाया था और दूसरे मुद्दे हावी हो गए, ये कह सकते हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ गया। लेकिन झारखंड में भी ये मुद्दा तो है ही। आज झारखंड के बॉर्डर स्टेट में उधर चल जाइए, बॉर्डर स्टेट छोड़िए ना, यहाँ हजारीबाग और ये सब जगह चल जाइए ना, जमाई टोला खुला हुआ है सब बांग्लादेशी लोगों का, सब जमीन ले लिया है। तो ये तो मुद्दा झारखंड के अंदर है ही। और जब भी हम पावर में आएंगे या कुछ भी स्थिति में आएंगे तो घुसपैठियों के खिलाफ तो और अभी पूरे हिंदुस्तान में होना है। अभी तो कई एजेंडा हमारा बाकी है। उस एजेंडा में एक एजेंडा ये भी है, अभी एनआरसी होना है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाना ही है यहाँ से, हिंदुस्तान से चिन्हित करने का काम भी आसान काम नहीं है, उसको हटाना ही है। तो इसलिए ये हमारा एजेंडा है, नेशनल एजेंडा है। अच्छा, बंगाल के लिए कहा जा रहा है कि बंगाल में अल्पसंख्यकों का वोट भी आप लोगों को पड़ा। क्या इसकी कोई वजह है या आपको लगता है कि ये सच्चाई ही नहीं है? अब तो जब डिटेल आएगा तब पता चलेगा, इसका अभी तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज तो है कि कुछ जगहों पर शिवेंदु अधिकारी का ही बयान पर मैं बोल रहा हूँ, उनका एक तो बयान आया था, मैंने सुना था कि मालदा में और मुर्शिदाबाद में कुछ वोट कांग्रेस को भी उन लोग दिया है। तो वोट तो बटा है, कुछ तो हमको भी मिला ही होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में मुसलमान नहीं है, राष्ट्रवादी मुसलमान तो हर जगह है ना। इसलिए ये अभी नहीं कहा जा सकता इस पर बहुत क्लियर कट। चलिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर आंकड़ों की ओर लौटेंगे। अभी आंकड़े जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 170 के आसपास बीजेपी है और 120 के आसपास टीएमसी, यही रैली कर रही है लगातार। वो आगे पीछे इसी को लेकर चल रहा है मामला और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी, अब चूंकि हम मिडवे आ चुके हैं, मतगणना के मिडवे 9 से 12 हम लगभग आधे रास्ते को तय कर चुके हैं। 12 बजे के बाद अब वो कंसोलिडेट होंगे। ये आंकड़े जो आप देख रहे हैं वो एक तरह से उसकी पुष्टि होगी। और इसमें कितना अंतर आता हुआ देख रहे हैं मित्तल साहब? देखिए, हमको लगता है कि अभी तक में कम से कम 6-7 राउंड का काउंटिंग हो चुका होगा। हम लोग ज़्यादा जानेंगे। तो 6-7 राउंड के काउंटिंग में एटलीस्ट 40% 35% वोट काउंट हो चुका है। तो हमको लगता है रुझान बहुत स्पष्ट है, इसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा और फाइनल फिगर मोटा मोटी यही रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश आप देखने नहीं है। चलिए, तो ये जो विक्ट्री है असम की जो विक्ट्री है, हम कह सकते हैं एक तरफा विक्ट्री है, उसमें बहुत साफ है। असम की लोकप्रियता, असम में आप अपनी सरकार को दोबारा लेकर आ रहे हैं, उसकी बड़ी वजह क्या दिखती है? तिबारा लेकर आ रहे हैं नहीं, विकास। देखिए, आप कोई भी आदमी, आप भी कभी गए होंगे आसाम इन दिनों में, कोई भी आदमी जाता है तो आसाम में विकास दिखाई देता है। साफ सफाई, सड़कें, पुल और कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वहाँ, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, तो वो दिखाई पड़ता, साफ दिखाई पड़ता है। तो विकास ही एकमात्र ऐसा रीजन है। और कई एस्पेक्ट, विकास के कई एस्पेक्ट होते हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स में मैक्सिमम एस्पेक्ट, और विकास की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, अभी विकास और आगे होना है। तो जो विकास दिखाई दे रहा है उस यात्रा को वहाँ की जनता जारी रखना चाह रही है, इसलिए फिर से भारतीय जनता पार्टी को लाई है। चलिए, एक दिलचस्प तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर दें आप सभी का। ये कहा जा रहा था कि जो चुनाव के पहले मतदाताओं को
पैसे दिए जाते हैं उसका बहुत असर पड़ता है। बंगाल में भी 1500 रुपये, करीब 2 करोड़ महिला मतदाताओं को 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से देने की घोषणा हुई। वो पैसे भी दिए गए उनको, और इसी के आधार पर कई एनालिस्ट जितने थे उनका ये मानना था कि ममता बनर्जी महिलाओं में लोकप्रिय बनी रहेंगी और वो वापस सत्ता पर आ जाएंगी। कई लोगों ने तो अपनी पत्रकारिता की साख तक उस पर लगा दी थी कि ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। क्या ये जो फार्मूला है प्रेम मित्तल साहब कि चुनाव से पहले हम घोषणा कर दें और चुनाव से पहले कुछ पैसे दे दें और उसके बाद चुनाव परिणाम बदल दें, क्या ये फार्मूला अब पिट जाएगा? देखिए, फ्री बीज की राजनीति अब चल पड़ी हिंदुस्तान में, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र। सबसे पहले जयललिता ने शुरू किया था मद्रास में। हाँ बिल्कुल, उसने शुरू किया था। फिर दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया, बिहार में अभी हुआ, झारखंड में मैया सम्मान योजना चुनाव के ठीक पहले हुआ, लेकिन बंगाल में भी पहले से दे रही थी ममता बनर्जी। हाँ, तो पहले से दे रही थी। तो ये फ्री बीज का तो अब राजनीति हिंदुस्तान में चल पड़ा है, और धीरे धीरे चुनाव में रिजल्ट के रूप में इसका इफेक्ट ये अब यहाँ से चर्चा शुरू होगी, क्योंकि बंगाल में ये इनइफेक्टिव हो गया। बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि 1500 रुपये वहां की महिलाओं को दिए जा रहे थे। हाँ। और महिलाओं की संख्या ठीक ठाक थी। हाँ, वही कह रहे हैं। अब यहाँ से ये चर्चा शुरू अब यहाँ से अब ये नई दिशा है चूंकि ये इनइफेक्टिव हो गया है। बिल्कुल, अब आप सिर्फ 1500 रुपये या 3000 रुपये देके या 5000 रुपये देके आप शायद मतदाता को खरीद नहीं सकते। खरीदना शब्द थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा हार्श है, लुभा नहीं सकते कह देना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है, और बंगाल में उसको नकारा जाना ये अपने आप में बड़ी खबर है। अगर मुझे अगर 4-5 हेडलाइंस बनानी हो तो मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी हेडलाइंस मेरी यही बन जाएगी कि ये जो प्रीवियस की राजनीति है वो एक तरह से पिट गई बंगाल में। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, लेकिन एक चीज है ना, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि जिस ढंग से हिंदुस्तान में गरीबी है तो फ्री बीज सोशल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, और कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को वो हेल्प ही कर रहा है। ठीक है, उसको नकारा बना रहा है या निकम्मा बना रहा है, या ठीक है काम करने का क्या जरूरत है, उस ढंग का एक चर्चा में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खर्च कर रहा है उस पैसे को, तो देश की इकोनॉमी या उस राज्य की इकोनॉमी में वो रोटेट, हाँ पैसा वो इकोनॉमी में आ तो रहा है, पैसा रोटेट हो रहा है। जितना पैसा रोटेट करेगा उतना इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में मैं जब चुनाव के दौरान घूम रहा था तो ये बात आई थी कि जो इन पैसों का इस्तेमाल जो उद्यमिता में करना चाहेंगी, जो महिलाएं उससे अपना काम करना चाहेंगी, तो उनको भविष्य में और भी पैसे दिए जाएंगे। ये इसका इंतजार शायद महिलाओं को है, क्योंकि मैं बहुत रिमोट इलाके में गया बिहार के, और वहाँ के एक गांव में कोई महिला छोटा सा अपना कुछ वेंचर स्टार्ट करके कुछ बेच रहे थे। तो मैंने कहा कि ये कहाँ से आया, तो उन्होंने बताया कि अभी जो पैसा मिला है उससे काम शुरू किया है हमने। तो मैंने कहा कि फ्यूचर आप आगे क्या करना चाहते हो? तो नहीं, इससे और पैसा मिलेगा और इससे हम अपना बिजनेस चला पाएंगे। तो ये सोचने वाले, और बहुत रिमोट इलाका था वो। तो अगर हम ऐसे कुछ वेंचर्स स्टार्ट करवा सकें, ये जो फ्रीबीज दिए जाते हैं इसकी जगह पर एक मुश्त कुछ पैसे देकर उनसे बिजनेस करवाया जाए तो शायद वो इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद हो। यस। तो अभी आंकड़े 189 और 189 बीजेपी बंगाल में, 100 टीएमसी, ये हैं आंकड़े। एक जो इम्पोर्टेंट है, टीवीके का उभरना तमिलनाडु में, तो टीवीके का उभरना ये हम देख रहे हैं। यहाँ झारखंड में जेएलकेएम का उभरना, हालांकि सीटों के लिहाज से नहीं भी हो, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए वो काफ़ी थे। तो उसी तरह से कई जो थर्ड फोर्स उभर रहे हैं, हर जिस भी स्टेट में थर्ड फोर्स कारगर तरीके से है, जिसके नेतृत्व में थोड़ा दम है,
तो लोग उसके पीछे जा रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, जो पुरानी पार्टीज हैं, उनके ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से लोग हटना चाहते हैं और लोग जो नई पार्टी हैं जिनमें नई उम्मीदें दिखती हैं उनकी ओर जाना चाहते हैं? तमिलनाडु के रिजल्ट से क्या ये समझा जाना चाहिए? निश्चित रूप से जनता बदलाव चाहते हैं तो एकदम नया उम्मीद, नया किरण दिखाई देता है तो उस तरफ जाना चाहेगी, ये एक एस्पेक्ट है। लेकिन तमिलनाडु के संदर्भ में वहाँ पर जो फिल्मी हीरोज का जो क्रेज है, जो ग्लैमर है पूरे साउथ और सब खास करके तमिलनाडु में, पूरे साउथ में है, तो वो जो क्रेज है और उसके पीछे जिस ढंग से लोग जाते हैं, वहाँ का अपना एक अलग करेक्टर है और वही करेक्टर हो सकता है सामने आया हो विजय जी के रूप में, कि इसके पीछे लोग भागे। और खास करके टीवी चैनल में ही मैं देख रहा था चुनाव के समय में, इससे उससे पूछते हैं ना क्या क्या है मूड, तो जो यूथ लोग है ना वो एकदम ब्लंटली बोल रहा था विजय। तो मुझे लगा कि कुछ तो फैक्टर है, लेकिन इतना बड़ा फैक्टर हो जाएगा कि माने हंग असेंबली की तरफ जा रहा था। बिल्कुल 104 अभी टीवी के आंकड़े पे देखें अगर हम, तो 104 है वो, और हालांकि बहुमत से बहुत ज्यादा दूर है नहीं। AIADMK और बीजेपी का जो गठबंधन है वो 72 पे है और DMK 58। हाँ, सबसे ज्यादा डैमेज उसने DMK को किया। हाँ, ये बात हो रही थी कि भाई DMK को ज्यादा डैमेज करेगा कि AIADMK को, तो क्लियर है कि DMK को ज्यादा डैमेज कर दिया। इनकम्बेंसी वोट जो था वो पूरी तरह से उन्होंने अपने आप में समेट लिया और DMK को तो बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया उन्होंने। लेकिन ये दिलचस्प है गुप्ता जी कि अगर TVK ने DMK को डैमेज किया तो बीजेपी और AIADMK की ये हालत क्यों है? तब तो अगर उसने DMK को डैमेज किया और AIADMK के वोट इंटैक्ट होते एंटी इनकम्बेंसी वाले जो DMK के खिलाफ थे, तो उस लिहाज से तो AIADMK को TVK वाली स्थिति में कम से कम तो रहना चाहिए था AIADMK और बीजेपी को। तो ऐसा क्या हो रहा है कि DMK का वोट, या ऐसा है कि विजय ने दोनों के वोट काटे? दोनों के वोट काटे जी हाँ, दोनों के वोट काटे, दोनों के, उसका ज्यादा काटे होंगे ये हो सकता है, लेकिन दोनों के वोट काटे हैं उसने। क्योंकि जो फिल्म स्टार सुनते हैं उनकी जो फैन फॉलोइंग होती है वो एक क्रॉस जो है वो कास्ट एंड कम्युनिटी होती है, और तमिलनाडु में और साउथ में इसका एक ट्रेडिशन भी रहा है। MG रामचंद्रन की बात कर लीजिए, 1972 में उन्होंने पार्टी बनाई, 1977 में सत्ता में आए, या NT रामाराव की बात कर लीजिए, TDP आपकी गठबंधन सहयोगी अभी जो है वो भी जो है जब NT रामाराव आए और 1983 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कमाल किया, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में बढ़ते हुए थलपति विजय भी देख रहे हैं। उनकी पार्टी 110 का आंकड़ा अब क्रॉस कर रही है, और अगर वहां 234 सदस्यीय विधानसभा है तो उस लिहाज से देखें तो 118 सीटें चाहिए। तो अब स्थिति ऐसी बन रही है कि वो लगभग उसके पास पहुंच रही है, अब 112 है। तो ऐसी स्थिति में अकेले दम पर भी बहुमत ले सकती है, और अकेले दम पर बहुमत ना आए तो मुझे लगता है TVK को समर्थन देने के लिए DMK और AIADMK में भी कंपटीशन होगा कि कौन उसको समर्थन देगा। नहीं, फिर क्योंकि DMK कभी नहीं चाहेगा कि AIADMK की सरकार आए, और AIADMK कभी नहीं चाहेगा DMK की सरकार है। नहीं, दोनों में गठबंधन है ना, गठबंधन के साथ ही है, DMK में भी AIADMK भी, तो हो सकता है कोई गठबंधन का साथी बाहर निकल जाए। जी हाँ, किसी का उतना में ही काम हो जाएगा। TVK की बातचीत चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ चल रही थी, लेकिन चूंकि वहां पर कांग्रेस जो है वो बार्गेनिंग DMK के साथ कर रहा था, तो उसको ज्यादा सीटें चाहिए थी। आखिरकार DMK जो है कांग्रेस की बात मानता है, सीटों की संख्या बढ़ती है और वो TVK को छोड़कर वहां जाता है। आपने कहा कि गठबंधन के कोई साथी भी समर्थन दे सकते हैं, तो क्या बीजेपी का कुछ इरादा है क्या ऐसा? नहीं, अभी तो इस पर कोई चर्चा भी नहीं है अभी से। अभी तो फाइनल रिजल्ट एक आ जाए उसके बाद ही बातचीत होगी। इलेक्शन कमीशन की साइट पर अगर हम चले जाएं, चूंकि बहुत सारे आंकड़े भरमाने वाले भी आने लगे हैं, तो इलेक्शन कमीशन की साइट पर टिके रहना ज़्यादा अच्छा है। इलेक्शन कमीशन की साइट बंगाल में 294 में 274 सीटों पर रुझान वहाँ दिखा रहा है। बीजेपी को 178 है
और तृणमूल कांग्रेस को 92 है। एजेयूपी 2, बीजेपीएम 1, सीपीआईएम 1। सीपीआईएम चलिए अच्छी बात है, कहीं तो है। सबसे ज़्यादा नुकसान एआईएसएफ भी 1 है, तो हम कह सकते हैं 2 तो लेफ्ट दिखाई पड़ रहा है। इसको देख के कभी लगता है कि यहाँ बंगाल कभी कम्युनिस्टों का गढ़ भी हो रहा होगा। हाँ, अब तो खत्म हो गया कहानी। ऐसे भी कम्युनिस्ट जो है ना, लोगों अब ने हिंदुस्तान से खत्म हो गया, केरल से भी गया ना। हाँ, नहीं, इस बार केरल से भी तो इस बार चला गया, केरल कहाँ से- पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। बंगाल में लेफ्ट को आप ही लोगों ने खत्म किया है। लेफ्ट के ही सारे वोट जो हैं वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के वोट तो तृणमूल लेके चला गया। कांग्रेस और लेफ्ट का पहले वहां मुकाबला होता था, कांग्रेस के वोट तृणमूल को शिफ्ट हुए और जो लेफ्ट के वोट थे वही बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए। और चूंकि लेफ्ट की एक लड़ाई तृणमूल से चली है, तो इस चुनाव के दौरान भी ये देखने को मिला है कि लेफ्ट को जहां पर लगा है कि उसके प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में नहीं है, लेफ्ट के समर्थकों की मैं बात कर रहा हूं, तो वो टुवर्ड्स बीजेपी शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई तृणमूल से थी। चलिए हम लगातार आंकड़ों पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। रंजन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी देर में हम फिर मिलते हैं आपसे। रंजन, जो अभी तक के आंकड़े हैं उन पर प्रेम मित्तल जी से बातचीत होगी। बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे और इस चर्चा को लेकर चले। बंगाल और असम की तस्वीर बिल्कुल साफ होती दिख रही है। उधर केरल में भी गंगेश जी, जेएलकेएम चुनाव लड़ रहा है पश्चिम बंगाल में। जयराम महतो की पार्टी 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहा है। तो जो झारखंड के दर्शक होंगे निश्चित तौर पर जानना चाहेंगे कि जयराम की पार्टी जेएलकेएम जो है इन 2 सीटों पर कैसा प्रदर्शन कर रही है। तो आपको बता दूं कि इन 2 सीटों में से 1 सीट पर जेएलकेएम जो है वो तीसरे स्थान पर है। और वो सीट जिसकी की चर्चा हम पहले भी अपने एनालिसिस के दौरान करते रहे, वो सीट जयपुर की सीट है। जयपुर में जो है दिव्य ज्योति सिंह देव जेएलकेएम के प्रत्याशी थे, जिनके प्रचार के लिए जयराम महतो भी गए थे। लगातार वो उन्होंने वहां पर जनसंपर्क किया। वो तीसरे स्थान पर हैं। तो जयपुर में ये हम लोग पहले से भी कह रहे थे कि जेएलकेएम को वहां पर तीसरा स्थान मिल सकता है। वो मुकाबले को ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि मुकाबला ट्रायंगुलर बना नहीं है, लेकिन वो तीसरे स्थान पर है। यहां पर अगर आप बात कीजिए तो जयपुर में बीजेपी बढ़त पर है। पुरुलिया का जो इलाका है वहां बीजेपी का इस चुनाव में दबदबा साफ तौर पर दिखा है। तो जयपुर भी उसी में से है। विश्वजीत महतो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इनफैक्ट निर्दलीय थे, लेकिन बीजेपी ने अपना सिंबल दिया था। और ये जो हैं वहां पर अजित महतो के बेटे हैं। अजित महतो लोकसभा चुनाव में अलग से चुनाव लड़े थे, बाद में गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद जो है उनके बेटे विश्वजीत महतो निर्दलीय चुनाव लड़े। बीजेपी ने उनका समर्थन किया, अपना सिंबल दिया और वो फिलवक्त 5,878 वोटों से आगे हैं। 33,710 वोट विश्वजीत महतो को आए हैं। अर्जुन महतो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो दूसरे स्थान पर हैं। और दिव्य ज्योति सिंह देव जेएलकेएम प्रत्याशी तीसरे स्थान पर हैं। 4,406 वोट उनको आए हैं। एक और सीट जिस पर कि जेएलकेएम चुनाव लड़ रहा है वो बाघमुंडी की सीट है। यहाँ पर भी बीजेपी प्रत्याशी ही आगे चल रहे हैं। रहीदास महतो यहाँ पर आगे चल रहे हैं, लेकिन जेएलकेएम के प्रत्याशी बाघमुंडी में जो हैं वो 5वें स्थान पर हैं। यहाँ मनोज कुमार महतो जेएलकेएम के प्रत्याशी थे। हालांकि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। उनको अब तक जो वोटों की गिनती हुई है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर आप देखिएगा तो वो 536 वोट ही उनको अब तक मिले हैं। रहीदास महतो जो कि यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर जो है बढ़त बनाए हुए हैं। 18,709 वोटों से 41,530 वोट रहीदास महतो को आए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सुशांत महतो यहाँ दूसरे स्थान पर हैं और उनको 22,821 वोट मिले हैं। तो मनोज कुमार महतो जो हैं जेएलकेएम प्रत्याशी
वो यहाँ पर 5वें स्थान पर हैं। चले रंजन, आप अपनी 536 समीक्षा वोट जारी आए। रखें। करिश्मा इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी, जेल कैंप का मसला है, और उसके बाद फिर हम अपनी चर्चा में शामिल होंगे। प्रेम मित्तल साहब मौजूद रहेंगे, चूंकि उनके लिए खुशी का दिन है आज। जिस तरह से बीजेपी हर तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, बंगाल में एक बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। अगर मार्जिन यही रहा तो 50 के आसपास की सीटों की बढ़त निश्चित रूप से दिखेगी। करिश्मा अब आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। ये पश्चिम बंगाल में 200 का आंकड़ा उसने टच कर लिया है। 90 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को बढ़त है। और घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।